नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम किए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए बतौर मुख्य अतिथि, जबकि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य और सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। खेल छात्रवृत्ति और नियुक्ति पत्र भी दिए गए। उधर देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया और 15 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए। आपको बता दें कि उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर 7वां स्थान हासिल किया और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम ने खेल सुविधाओं और खेल यूनिवर्सिटी के विकास की जानकारी दी। साथ ही खेल विभाग के अधिकारियों को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। सबसे पहले तो मेजर ध्यानचंद जी के इस दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई देता हूँ। और हमारे सभी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का स्मरण करके खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ें और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भारत खेलों के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपने उच्चतम स्तर पर है। उसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमने जहां नई खेल नीति की शुरुआत की है, इसके साथ ही जो खेल कोटा समाप्त हो गया था, हमने खेल कोटे को भी पुनः प्रारंभ किया है 4% का। और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विजेता खिलाड़ी हैं उन सभी को आज खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहन भी मिल रहा है और ट्रॉफी जीतने पर उनको सरकारी सेवाओं में सेवायोजित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना है, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना है। हम अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और उसमें हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार खेलों का प्रदर्शन किया, 103 पदक जीते हैं। हम जल्दी ही जहाँ खेल विश्वविद्यालय हमारा उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और जल्दी ही हम उसके काम को भी शुरू करने वाले हैं। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू कर रहे हैं, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज। हमारा वर्ष भर और नवाचार के साथ हमारे उदयमान खिलाड़ियों को, नवोदित खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के हर संभव ट्रेनिंग कैंप से लेकर तमाम प्रकार के जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, नवाचार किया जाता है, उन सभी में हम पूरी तरह से सरकार हर संभव उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। और हमारा प्रयास है कि देवभूमि के साथ साथ जो हमारी शुरुआत राष्ट्रीय खेलों से हुई है, जहां हमारा पदक तालिका में स्थान बहुत नीचे रहता था, इस बार हमारा पदक तालिका में 7वां स्थान है और 103 पदक हमने जीते हैं, हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते हैं। आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते, उत्तराखंड को खेल देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करें, उसके लिए सरकार भी उनके साथ लगातार प्रयास करें। कैसे देखते हैं? देखिए, आज सर्वप्रथम बहुत ऐतिहासिक दिन है सभी खेल प्रेमियों के लिए भी, सभी खिलाड़ियों के लिए भी, और खेल के क्षेत्र को जितने हमारे युवा साथी सपोर्ट करते हैं उन सबका विशेष दिन है, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस है। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की उत्तराखंड के समस्त युवा साथी, खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, देश के हमारे खेल प्रेमी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय खेल दिवस के आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जो कार्य एक हम लोगों का संकल्पित था कि हमारे 30th नेशनल गेम में हमारे जितने मेडलिस्ट हैं उनको सम्मान देना, उनको नगद इनाम धनराशि देना, आज लगभग 16 करोड़ की धनराशि उन लोगों को दी गई है जो 30th नेशनल गेम में मेडल लेकर आए। और इसी प्रकार से हमारे 2024-25 तक में नेशनल जो हुआ उसके पदक विजेताओं को नगद इनाम धनराशि मिली। इसके अलावा जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं उसके भी हमारे जो मेडलिस्ट हैं, चाहे वो वेटरन मास्टर प्रतियोगिता रही हो, सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता रही हो, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता रही हो,
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता रही हो, तो सबके पदक विजेताओं को आज सम्मानित किया गया है, उनको नगद इनाम धनराशि दी गई है। इसके साथ ही आज हमारे उद्यमान के खिलाड़ी हैं, हमारे प्रोत्साहन के खिलाड़ी हैं, जिसमें 8 से 14 और 14 से 23 वर्ष तक के बच्चे हैं। उनको भी 3 माह की जो है वो धनराशि, चाहे प्रोत्साहन के रूप में हो या स्कॉलरशिप के रूप में हो, 5 करोड़ की धनराशि उनकी आज डीबीटी की गई है। मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में बहुत ही, जो सरकार ने कहा वो किया, वो आज दिखता है। इसके साथ ही जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में हमारा जो लेगेसी प्लान था, जिसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे जी नेशनल गेम के लिए हम उन्हें तैयार करे थे, उसे लेगेसी प्लान का हिस्सा बनाते हुए हर स्पोर्ट्स का अपना एक एकेडमिक डेवलप होगा, इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उधर बांसपुर के ब्लॉक कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इस दौरान नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख सुखमन औलख और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रजनीत सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और इसके बाद सुखमन औलख ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई और क्षेत्र का विकास बिना किसी भेदभाव करने का भरोसा दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सभी का स्वागत किया और जनता के विकास की दिशा में काम करने का आह्वान किया। देखिए, प्रदेश की महान मतदाताओं ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, जनादेश मिला है और भाजपा सरकार को इस चुनाव में जनता ने नकार दिया। जिस तरह से सत्ता बल ने, सरकार ने धन बल का इस्तेमाल किया, बाहुबल का इस्तेमाल किया, सरकारी तंत्र का, मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया गया, वो सबके सामने है। जनता ने करीब से देखा है। नैनीताल की घटना झकझोरती है। खुलेआम दिल दहाड़े जहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय हो, जहाँ पर एसएसपी कार्यालय हो, जहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय हो, नैनीताल में दिन दहाड़े खुलेआम तमंचे तलवारों की नोक पर जिला पंचायत के सदस्यों को अपहरण कर लिया जाता है और जहाँ धारा 144 लगी हो तो स्पष्ट है कि भाजपा इन चुनावों को धन बल से, बाहुबल से, सत्ता बल से हथियाना चाहती थी और जो वोट चोरी का आज एक मामला पूरे देश में है, लेकिन नैनीताल में तो खुलेआम डकैती डाली गई वोटों की, बेताल घाट में गोली चली। सबसे पहले मैं सभी अपने बीडीसी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देती हूँ और सबका थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, विश्वास जताया और मुझे इस कुर्सी के काबिल समझा। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ, पूरा आश्वासन देती हूँ कि मैं। उधर देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अमर शहीद कैप्टन आचार्य राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने 15.67 लाख की लागत से बनने वाले बास्केटबॉल कोर्ट, पोल और पुस्तकालय का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बास्केटबॉल भी खेला। साथ ही मंत्री ने मेजर ध्यानचंद को नमन किया और खेलों के महत्व, अनुशासन और टीम वर्क और आत्मविश्वास पर जोर भी दिया। आज हॉकी के जादूगर जिनकी आज 120वीं जयंती है, इस अवसर पर क्योंकि उनकी जयंती को पूरा देश खेल दिवस के रूप में मनाता है, आज पूरे देश में उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के कैप्टन प्रतीक आचार्य इंटर कॉलेज में भी इसको बनाया जा रहा है और मेरे पर से यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के अध्यापकों ने मांग की थी कि बच्चों के खेलने के लिए एक बास्केटबॉल कोर्ट होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। उसका संन्यास मेरे द्वारा आज यहाँ पर किया गया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि खेल से जहाँ व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है, उसका मन भी स्वस्थ होता है। इसलिए किसी ना कोई खेल जरूर खेलना चाहिए
और जहां तक बास्केटबॉल की बात है, ये अन्य खेलों की तुलना में कम खर्च वाला खेल है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस विद्यालय के बच्चे जहां पढ़ाई में अपना अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं, आने वाले समय में खेल के क्षेत्र में, बास्केटबॉल के क्षेत्र में अपना नाम उज्जवल करेंगे। इस अवसर पर मैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को भी नमन करता हूं और बच्चों से कहता हूं कि आप भी ध्यानचंद जी की तरफ बने। जित उधर मसूरी में ट्रैफिक जाम से राहत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे नेटवर्क बनाने की योजना तैयार की गई है। नगर पालिका परिषद में प्रस्तावित रूट, पर्यावरणीय असर और स्थानीय राय पर चर्चा की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और अध्यक्ष मीरा सकलानी ने परियोजना का समर्थन किया। रोपवे से पर्यटकों को भी सुरक्षित, हरित और आसान सफर मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और मसूरी में सतत पर्यटन को बढ़ावा मिल पाएगा। इस प्रकार से हमारे अन्य टूरिस्ट प्लेसेस पर, रिलीजियस प्लेसेस पर रोपवे लग रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि मसूरी एक प्रमुख पर्यटक नगरी है। जिस प्रकार से लगातार मसूरी की आबादी बढ़ी है, होटल्स बढ़े हैं, लाखों टूरिस्ट सीजन में यहाँ पर आता है, हजारों गाड़ियाँ यहाँ पर आती है और हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में कभी कोई बड़ी घटना यहाँ भी हो सकती है। उनको कैसे नीचे ही रोक लिया जाए, कम से कम व्हीकल यहाँ पर आए, उसके लिए रोपवे होना बहुत ज़रूरी है। और मेट्रो ने 4 स्थानों का सर्वे यहाँ पर किया है और आज स्थानीय स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर एक चर्चा यहाँ पर हुई है। कई बिंदु यहाँ पर सामने आए हैं। मैंने मेट्रो के अधिकारियों से कहा है कि एक बार फिर उसको रिव्यू करें, यहाँ के अध्यक्षा जी के साथ, यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें और जो सुझाव आए हैं उनको समाहित करते हुए इस प्रोजेक्ट को किया जाए। क्योंकि पूर्व में जो मेरा अपना अनुभव है, जो प्रकुल मसूरी रोपवे जो 527 करोड़ रुपए का हम लेकर आ रहे हैं, वो अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारे शिलान्यास करने के बाद 2 साल तक हवा में झूलता रहा, क्योंकि बीच में आईटीपी के वहाँ से उसको आना था, जिसकी क्लियरेंस में बहुत टाइम लगा। तो मैंने आपसे कहा है कि आप सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके, पार्किंग का ध्यान करके, उसको रिव्यू करके दोबारा आप लेकर आएँ, क्योंकि अभी कोई ये फाइनल नहीं हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए काम किया जाएगा। देखिए, जैसे आज पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी यहाँ पे बैठक हुई है और क्योंकि इसके अलावा हमारे पास मसूरी में कोई और विकल्प नहीं है ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का, तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर योजना हो सकती है मसूरी के लिए। और किस तरीके से धरातल पर उतरेगी, ये आज पूरे स्टेक होल्डर के साथ बैठ कर के सभी के सुझाव भी आ गए हैं और हमने कंपनी को भी बोल दिया है कि आप जो पहले जो प्रायोरिटी के तौर पे जो चीज़ें तैयार होनी चाहिए, आप उसको पहले तैयार कीजिए, उसके बाद फिर इस काम को आगे बढ़ाइए। बहुत बड़ा इशू होगा आपके लिए अगर ये योजना यहाँ पर आती है, तो आप ही को उपलब्ध करानी पड़ेगी। देखिए, जहाँ पे नगर पालिका की भूमि होगी वहाँ पे नगर पालिका उपलब्ध कराएगी, लेकिन जहाँ पे प्राइवेट लैंड होगी वहाँ पे कंपनी अपने स्तर पे उसको देखेगी। नगर पालिका पूरा हम लोगों ने मसूरी में रोपवे प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें कि 4 मुख्य लाइनें हैं और जितने टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है। माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी थे, माननीय अध्यक्षा जी नगर पालिका परिषद की थी और कुछ और गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ ट्रेड एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, बिजली विभाग के अधिकारी, जल विभाग के अधिकारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और शासन से हाउसिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी भी सब यहाँ पे थे। प्रेजेंटेशन दिया गया।
अपने कंसर्न उन्हें बताए गए और हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा कि हम लैंड जो हमने आइडेंटिफाई की है एक बार फिर से भी मीटिंग करेंगे ट्रेड एसोसिएशन और लोकल रेजिडेंट एसोसिएशन के साथ, और अगर उसमें कोई अलाइनमेंट में बदलाव अगर सजेस्ट होता है तो हम निश्चित रूप से वो करेंगे। और आज हमने मंत्री जी को भी बताया कि हम लोग पास एक्सपीरियंस है कि हम फॉरेस्ट लैंड और डिफेंस लैंड को भी हैंडल हमने किया है अपने पुराने प्रोजेक्ट में, और यहाँ देहरादून में भी हमें डिफेंस की 4 हेक्टेयर लैंड के लिए एनओसी मिल गई है, और यहाँ पे भी हम निश्चित रूप से जो भी लैंड आइडेंटिफाई करेंगे, जो सबकी सहमति से अलाइनमेंट जो फाइनल करेंगे हम लोग, वो हम उसको करते हुए लैंड, सबसे पहला हमारा फोकस लैंड पे है। और इसके बाद आज हमने माननीय अध्यक्षा मैडम ने जब कहा कि पार्किंग होना चाहिए, तो पार्किंग के लिए भी अगर लैंड आइडेंटिफाई हो जाती है और वो कहती हैं कि, तो हम वो उस चीज़ को भी पार्किंग के लिए शासन के पास हम उसका प्रस्तुत करेंगे। और माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में चूँकि सब कुछ बातें हुई हैं, तो वो भी शासन प्रशासन को इस बारे में उचित आदेश देने का कोशिश करेंगे। वहीं रुद्रप्रयाग में अतिवृष्टि और बादल फटने की घटना के बाद जिलाधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। एसपी अक्षय प्रहलाद पोंडे की उपस्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित रेस्क्यू कार्य और विभागीय अधिकारियों के कार्य और दायित्वों पर दिशा निर्देश जारी किए गए। बाधित मार्गों को खोलने, केदारनाथ धाम यात्रा सुनिश्चित करने, जनपद में सामान्य हालात बहाल करने के लिए सभी संबंधित संस्थाओं को निर्देश दिए गए। लगभग रुद्रप्रयाग में हमें कल रात से ही 3-3 घंटे के भारी वर्षा के अलर्ट आ रहे थे, और स्पेशली जो हमारी केदारनाथ और मंदाकिनी का जो घाटी है उसमें बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसके कारण मंदाकिनी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर नुकसान की बात करूं तो जो बसुकेदार क्षेत्र है हमारा, वहां पे एक जगह पे बादल फटने की सूचना आई थी। अच्छी बात ये रही कि जहाँ पे बादल फटने की घटना हुई वहाँ पे गांव के दोनों तरफ गदेरे में पानी उनी आया और गांव हमारा बचा रहा, तो वहाँ कोई नुकसान वैसे हुई नहीं। जो भी राहत की हमारी सामग्री है और टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है और आकलन किया जा रहा है। लगभग 70 से 80 लोग हमने स्कूलों में शिफ्ट किए। एक हमारा छेनागाड़ क्षेत्र था नीचे ही, जिसका मार्केट एरिया था, वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान है। लगभग 8 लोग, जिसमें 4 नेपाली मजदूर और 4 हमारे लोकल के लोग जो रात के समय दुकानों में रहते थे, वो मलबे के नीचे दबने की संभावना है। वहाँ लगभग 7 से 8 जगह पे रास्ता टूटने के कारण जो हमारा रेस्क्यू वर्क है वो पहुँचने में थोड़ी देरी हो रही है, पर जल्द ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे और रेस्क्यू वर्क शुरू हो जाएगा। हरिद्वार में लगातार बारिश के कारण गंगा उफान पर है। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आपदा कंट्रोल रूम से लगातार सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। साथ ही गंगा किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क किया गया है। पुलिस और प्रशासन की लगातार टीमें चौकसी बरत रही हैं। लोगों से सुरक्षा का पालन करने और आपात स्थिति में तुरंत संपर्क करने की अपील की गई है। अभी पहाड़ों में जो बारिश हुई है उसका प्रभाव देखने को मिला है और अतिरिक्त जल जब प्राप्त हुआ है, उसके फलस्वरूप हरिद्वार में भी जलस्तर में वृद्धि हुई है। वर्तमान में हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान पर बह रही है, जो कि 294 मीटर है, और इसके लिए एहतियातन जिला प्रशासन द्वारा जो गंगा नदी के तटवर्ती गांव हैं, इलाके हैं, उनमें मुनादी करा दी गई है, चेतावनी का प्रचार प्रसार करा दिया गया कि कोई भी स्थानीय लोग नदी के किनारे पर न जाएं। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा यहाँ पर जितने भी हमारे ड्यूटी पॉइंट्स हैं और जितने हमारे तटबंध हैं जो शहर की सुरक्षा करते हैं बाहर से, उन पर बराबर निगरानी की जा रही है। हमारे सभी तटबंध और सभी स्ट्रक्चर सुरक्षित हैं। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश के डाउनस्ट्रीम जनपदों की बात है, बिजनौर बैराज, नरौरा बैराज के अधिकारियों को हमारे द्वारा लगातार वाटर लेवल की और डिस्चार्ज की सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पहाड़ों पे भी लगातार बारिश हो रही है। तो इसके दृष्टिगत जो हमारे नदी के नजदीक के क्षेत्र हैं वहाँ पे हमारे द्वारा अनाउंसमेंट कराया गया है, और जो नदी के नजदीक के जो गाँव भी हैं वहाँ पे भी हमारी टीमें तैनात हैं, बाढ़ चौकियाँ एक्टिवेटेड हैं, और ये अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है कि लोग नदी के तट पर न जाएं, अपने पशुओं की भी सुरक्षा करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें। सर, जैसे बारिश से आपके साथ किया जा रहा है, ये निकाली इलाके उसके साथ सकते हैं। देखिए, जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है वो लगातार संपर्क में है। जो हमारे ऋषिकेश या उससे ऊपर के और स्टेशन हैं उनसे संपर्क में है, और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रूप से नदी का जलस्तर बढ़ता है तो वो उसकी सूचना पहले ही प्राप्त हो जाती है, उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाए।
जैसे लगातार अभी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है चेतावनी जी अभी जो गंगा का जलस्तर है वो चेतावनी के लेवल से ऊपर गया है। तो इन हालातों को लेकर हमारे संवाददाता हर्ष सैनी ने सिंचाई विभाग के एसडीओ से बातचीत की, आपको दिखाते हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण जी। भारत जी, लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, क्या अपडेट है फिलहाल? अभी हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर 294 मीटर पहुंच गया है, जो कि खतरे का निशान भी है। तो और डिस्चार्ज जो यहाँ से पास हो रहा है लगभग 1,80,000 क्यूसेक से अधिक डिस्चार्ज पास हो रहा है। अभी पिछले कुछ घंटों में लगातार जलस्तर में वृद्धि हुई है और तीव्र वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो चेतावनी स्तर खतरे के निशान के सूचना के विषय में जिला प्रशासन द्वारा तटवर्ती गांवों में और इलाकों में मुनादी का और चेतावनी का प्रचार प्रसार भी किया गया। उत्तर प्रदेश का जो बैराज है बिजनौर का, वो भी हमारे से सटा हुआ है, उस बारे में कोई अपडेट वहां से अधिकारियों से बातचीत चल रही है आपकी बिजनौर? हाँ, बिजनौर बैराज और नरोरा बैराज दोनों हमारे डाउन स्ट्रीम में, उन दोनों बैराज के अधिकारियों को और अन्य जनपदों को भी हमारे द्वारा वाटर लेवल की और डिस्चार्ज की सूचना हर घंटे पर उपलब्ध कराई जाए। जिला प्रशासन के साथ लगातार आप संपर्क में? लगातार हम लोग जिला प्रशासन के आपदा प्रबंधन अधिकारी के संपर्क में हैं। हर घंटे की सूचना और कोई भी सिग्निफिकेंट सूचना होती है तो तुरंत जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये थे हमारे साथ भीमगोड़ा बैराज के सीनियर अधिकारी हैं भारत भूषण सिंह, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। हरिद्वार में अपील भी कर रहे हैं कि लोगों से सावधान रहें और हेलो, नमस्कार। हाँ जी, पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते हल्द्वानी में भी रानीबाग पुल के पास लैंडस्लाइड हो गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह 5 बजे भूस्खलन होना शुरू हुआ था। स्टेट हाईवे 10 पर भूस्खलन के बाद आम जनता की दिक्कतें बढ़ गई। हल्द्वानी से भीमताल, भवाली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की आवाजाही पर काफी असर पड़ा है। सुबह 8 बजे मलबा गिरने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल 20 मिनट में यहाँ जेसीबी पहुँच गई और हम लोगों ने 1 घंटे में जो हमारा पुराना पुल है सिंगल लाइन उसको चालू कर दिया। ट्रैफिक चालू हो चुका है। तो ये कब तक खुलने की उम्मीद है, कब तक खोल पाएंगे इसको? अभी 2 जेसीबी चली हुई है और पोकलैंड हमने मूव करा दी है, तो ये शाम तक खुल जाएगा। शाम तक बड़े वाहनों के लिए खुल जाएगा। सुबह 5 बजे से हुआ है जी, और वैसे खड़ा पहाड़ है एकदम जी, तो इसके अंदर पानी भर चुका है, तो अब वो स्लिप करने लगा है पूरा, तो धीरे धीरे गिर रहा है नीचे। इस तरह की दिक्कत हो रही है तो मतलब उससे पब्लिक को तो परेशानी हो ही रही है। ये बड़ा पुल जो है ये रुक गया है फिलहाल। छोटा पुल जो पुराना पुल है ये काम आया इस टाइम, तो इस रोड में जो है जेसीबी लगी तो उसको साफ करके अभी पब्लिक को मतलब। मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट के बाद कल देर रात से ही कुमाऊं के तमाम जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है और जिसके चलते आज हल्द्वानी से काठगोदाम रानीबाग होते हुए पहाड़ों को जोड़ने वाला जो पुल है, मुख्य मार्ग जो है, उसमें आज मलबा आने से ये मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो रानीबाग का पुल है जो हल्द्वानी को पहाड़ों से जोड़ता है। मुख्य मार्ग है ये, पहाड़ों की तरफ जाने वाले ये मुख्य मार्ग भीमताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत की तरफ ये रोड निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ मलबा आया है। पूरे का पूरा पहाड़ धंस के मुख्य मार्ग पर आ चुका है। एक जो यहाँ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं भारी मलबा यहाँ आया हुआ है। लगभग अभी इसको खोलने में काफ़ी समय लग सकता है और जिससे आवाजाही तो बाधित रहेगी। साथ ही साथ यहाँ जो परेशानियाँ हैं वो भी लगातार बढ़ती जाएंगी क्योंकि अभी बरसात जारी है। थोड़ी देर के लिए बरसात रुकी हुई है लेकिन बरसात का दौर फिर जारी है क्योंकि मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो 72 घंटे का अलर्ट उन्होंने दिया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जेसीबी लगी हुई है फिलहाल इनका इस रोड को खोलने के लिए, लेकिन काफ़ी ये मलबे की स्थिति को देखने में समय लग सकता है। और रही बात यहाँ के स्थानीय लोगों की, क्योंकि इस रोड से लगातार जो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, स्टूडेंट्स हों, वो भी स्कूल से रोज़ की आवाजाही करते हैं और उस आवाजाही को इससे कहीं ना कहीं बाधित होने का खतरा है। दूसरी तरफ ये जो पुराना पुल है फिलहाल इससे आवाजाही को सुचारू किया गया है। यह आप पुल देख सकते हैं, पुराना पुल है और इसको नया पुल बनने के बाद इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी वैकल्पिक मार्ग के तौर पर अभी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि ये पुल कब तक ये रोड खुल पाता है और कब यहाँ से
परिवहन सुचारू हो पाता है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, रानीबाग से। हरिद्वार में पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिख रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बस्तियों में चिंता बढ़ गई है। इसे लेकर हरिद्वार पुलिस लाउड स्पीकर से लोगों को सतर्क कर रही है। संभावित बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। रेस्क्यू टीमें तैनात हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।